वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे बेसियन बिलीफ नेटवर्क। बेसियन बिलीफ नेटवर्क जो है वो बेसियन थ्योरम से ही निकला। और बेस थ्योरम जो थी, बेस थ्योरम ने काफ़ी सारे लोगों को, प्रॉब्लम्स में फंसे हुए लोगों को सॉल्यूशन दिया और एआई के अंदर उसका बड़ा पुरजोर तरीके से इस्तेमाल किया गया। जो बेसियन बिलीव नेटवर्क था उसकी की टेक्नोलॉजी जो थी वो वही थी जो कि प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग की थी। प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट्स जो होते थे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जिनके अंदर अनसर्टेनिटी हुआ करती थी, उसके लिए हमने यूज करा बेसियन नेटवर्क। अब जाहिर सी बात है, मैं नेटवर्क शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसका मतलब कोई ना कोई डायग्राम वायग्राम तो मैं बनाने ही वाला हूँ। तो बेसियन नेटवर्क में भी मैं डायग्राम बनाऊंगा और आज मैं आपको समझाऊंगा कि बेसियन नेटवर्क बनता कैसे। बेसियन नेटवर्क एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी वेरिएबल्स को, सेट ऑफ वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और उसके अंदर जो उसकी कंडीशनल डिपेंडेंसी होती है जो उसके अंदर यूज हुई होगी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बनाते हैं यहाँ पे डी ए जी। इसका मतलब होता है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। और इसी डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ को यहाँ पे बेस नेटवर्क कहते हैं, या बिलीफ नेटवर्क कहते हैं, या डिसीजन नेटवर्क कहते हैं, या कई बार बेसियन मॉडल भी कह देते हैं। अब ये बेसियन मॉडल बनता कैसे है हम अभी धीरे धीरे आगे इसको समझने की कोशिश करेंगे। बेस नेटवर्क जो है वो प्रोबेबिलिस्टिक है, ये बात तो तय है, क्योंकि नेटवर्क जितने भी बिल्ड हो रहे हैं यहाँ पे वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे हो रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी किस तरह से आएगी। और प्रोबेबिलिटी की थ्योरी यूज हो रही है किसके लिए? प्रिडिक्शन के लिए, और कोई भी एनोमली, किसी भी चीज की एनोमली को डिटेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो है वो प्रोबेबिलिस्टिक में बड़ी फ्यूचर, मतलब वो होती है, नेचर में बड़ी प्रोबेबिलिस्टिक होती है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। अब उसमें क्या होता है कि रिलेशन होता है मल्टीपल इवेंट्स का, और मल्टीपल इवेंट से मिलके फिर ऐसा कुछ होता है कि आगे जाके उस पर हम कुछ काम करते हैं। मसलन के तौर पे कि अगर मैं बोलूं कि मेरा दोस्त जो है वो मुझे लेने नहीं आया, और अब मुझे खुद अपनी गाड़ी से जाना पड़ेगा टू व्हीलर से, और बारिश हो रही है, तो मैंने दो चार चीजें बोली, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि ये ऐसा होगा, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है मेरे भीगने की। लेकिन मैंने अभी भी एक बात तो भूल ही गया बताना कि मुझे घर से निकल के सिर्फ 2 कदम की दूरी पे जाना था। लोग, तो प्रोबेबिलिटी कम ज्यादा हो सकती है। तो इसमें क्या होता है कि कई बार हम जब प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, तो एक इवेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, मल्टीपल इवेंट्स, मल्टीपल चीजें, मल्टीपल इनपुट सेट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए। और इस टाइप का नेटवर्क जो कि ये सारी तरह की प्रोबेबिलिटी को अज्यूम करे, वो सारी तरह की एनोमलीज को सोच के रखे, और क्या करे, बहुत सारे टास्क कंप्लीट करे, जैसे प्रिडिक्शन, एनोमली डिटेक्शन, डायग्नोस्टिक्स, ऑटोमेटेड इनसाइट रीजनिंग, टाइम सीरीज प्रिडिक्शन। ये डिसीजन, जितनी भी डिसीजन मेकिंग होंगी वो अनसर्टेनिटी के अक्रॉस, वो सारी की सारी ये बेसियन मॉडल या बेसियन का जो बेसियन बिलीव नेटवर्क है वो करेगा। अब बेसियन बिलीव नेटवर्क दो तरह से बनता है। पहला तो ये होता है कि डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बना दीजिए आप, दो पार्ट्स होते हैं इसके। और ये जो बिल्डिंग इसकी होती है वो ऐसा नहीं होती कि आंख बंद करके कर दी, कुछ डेटा और कुछ एक्सपर्ट्स के ओपिनियन से मिलके बनता है डैग। और उसके बाद इस डैग के बाद एक और चीज बनती है कि आपको एक टेबल भी बनानी पड़ती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। हम उसको एग्जांपल के तौर पर समझेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की टेबल बनती कैसे। खैर, फिलहाल हम शुरुआत करते हैं कि जनरलाइज फॉर्म जो है वो इसका कैसे बनता है। और ये डैग को एक नाम और होता है, इसको इन्फ्लुएंस डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इन्फ्लुएंस डायग्राम। क्योंकि ये इतना इन्फ्लुएंशियल होता है कि एक बार यदि ये बन गया तो फिर आप इसी के हिसाब से चलते हो। खैर, हम बनाते भी इसको ऐसा नहीं कि आंख मूंदे और बना दिया, इसको बड़ा देर से, मतलब समझ समझ के बनाते हैं, और इसके अंदर सारी अनसर्टेनिटीज जितनी हो सकती हैं वो सारी हम सोच के चलते हैं। ये बिल्कुल वैसा का वैसे ही है कि हमारी गाड़ी के अंदर लेग गार्ड लगा होता है, हम हेलमेट पहने होते हैं, हम सारी प्रोबेबिलिटीज निकाली हुई होती है कि गाड़ी में कहीं से भी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, उसके लिए हमारी जान बची रहे, इसलिए हम क्या करते हैं कि उसका रूल बना दिए गए कि भाई हेलमेट होगा तो आप बाइक चलाइए, ठीक है ना, लाइसेंस होगा तो आप बाइक चलाइए, ये होगा तो आप बाइक चलाइए, पेट्रोल होगा तो आप बाइक, सारी कंडीशन जितनी हैं सारी सोच के, और उसके बाद हम एक इन्फ्लुएंस डायग्राम बना दिया या डैग बना दिया कि भाई इस तरह से बाइक चलाई जाती है। नियम कायदे कानून जिसे हम कहते हैं, जिससे अच्छा, ये नियम कायदे कानून से होता क्या है, अनसर्टेनिटीज की कम हो जाती है। भाई एक्सीडेंट्स तो तब भी हो रहे हैं, लेकिन ऐसा तो है ना कि भैया जो हेलमेट पहनेगा वो थोड़ा जिंदा बच जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी तो सही रहेगी। मैं मान रहा हूँ कि हेलमेट पहनने से कोई बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि हेलमेट पहन के आप अमर हो गए और आप भगाइए, जैसे गाड़ी आपको भगानी है, जितना तेज चलानी है उतना फास्ट चले, ऐसा नहीं है। लेकिन हेलमेट लगाना या कोई भी तरह का प्रोटेक्शन जो है, आप गाड़ी ड्राइव करने में सीट बेल्ट लगाना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी को रेस कर देता है कि आपके बचने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बहुत ज्यादा हो जाएगी। खैर, अब इसके बाद हम एक नेटवर्क को देखते हैं
ये जो बेस नेटवर्क होता है ना, ये कुछ इस तरह से बनता है। मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। ए डी बी एंड सी। यहां पे ये जो डंडियां हैं, ये लकीरों को कहते हैं आर्क, और इसको क्या कहते हैं, नोड। इसको क्या कहते हैं, नोड। अब बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही आसान से मैंने नेटवर्क बनाया यहाँ पे। अब यहाँ पे जितनी भी नोड्स होती है वो सारी की सारी कनेक्टेड होती हैं, और इसके अंदर कंटिन्यूअस या फिर डिस्क्रीट फॉर्म में ये रैंडम वेरिएबल्स इसके अंदर लेके और हम इन नोड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। मतलब कौन किससे कनेक्ट होगा इसकी गारंटी अभी नहीं कह सकते हम कि एकदम स्ट्रिक्टली नहीं है। इसमें एक और चीज होती है कि इसमें जो डायरेक्टेड एरोज दिख रहे हैं ना, ये डिपेंडेंसीज को शो करते हैं, कंडीशंस को शो करते हैं। और इसमें मैं समझाऊंगा आपको कि डी इज अ फादर ऑफ सी। मतलब जो डी है वो होगा, उसके बाद ही सी निकाला जाएगा। मतलब ये क्या है, जितने भी आर्क्स है ना वो सारे पेयर ऑफ वर्टाइसेस से जुड़े हुए हैं, नॉर्मल ग्राफ थ्योरी के अंदर जैसे होता है, क्योंकि डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, और ग्राफ तो आप जानते हो, ग्राफ तो ऐसे ही बनता है। तो यहाँ पे जितने भी आर्क्स होंगे, जितने भी नोड्स होंगे, वो सारे के सारे इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। और इसमें क्या होता है, सब में आपस में रिलेशन होता है। और रिलेशन यही होता है कि यहाँ पे ए बी सी डी सारे रैंडम वेरिएबल से जुड़े हुए हैं जो कि नेटवर्क के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद अगर आप बी को कंसिडर करेंगे तो वो ए का चाइल्ड हो गया, और वो डायरेक्टेड नोड से। अच्छा, डायरेक्शन का मतलब ही यही होता है। अगर मान लीजिए डायरेक्शन नहीं होता तो वो सारी की सारी नोड्स आपस में इंडिपेंडेंट होती हैं, कोई किसी में ऊपर नहीं होता कोई। अब जैसे ये देखिए, ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ नोड ए, ये बात बिल्कुल तय है। हाँ ठीक है, सी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है बी और डी के होने से, और बी और डी पे इम्पैक्ट पड़ेगा ए के होने से, लेकिन सी पे ए का कोई रोप नहीं है, कुछ नहीं है। ए कुछ भी करता फिर सी से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, सी को उससे कोई भी लेना देना नहीं है। खैर, बेसियन नेटवर्क जो है, ये बेसियन नेटवर्क सिर्फ एक ग्राफ नहीं है, ये पूरा का पूरा बिलीफ सिस्टम है। और ये बिलीफ सिस्टम को जिस तरह से, जिसको बिलीव करके आप किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हो। अब यहां से जरा गौर से देखो कि सी का होना, सी का कंप्लीट होना किस पे डिपेंड करता है, डी और बी पे। मतलब डी और बी जब होंगे तब जाके सी होगा, और डी और बी का होना किस पे डिपेंड करता है कि ए होगा तब डी और बी हो पाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि ये जो है, ये बेसिकली आपको पूरी मॉड्युलैरिटी बताती है कि शुरुआत कहाँ से करोगे आप और कहाँ से आगे तक पहुंचोगे। और वो वाली बात, जो ए वाली बात है, वो कितनी परसेंटेज तक हुई, वही आगे रिफ्लेक्ट होगी डी और बी में, और ये जितने भी प्रोबेबिलिटी से आए वही आगे रिफ्लेक्ट होगा सी में। तो सी चाहते ना चाहते हुए भी इन सबका गुलाम है, और जितने भी कनेक्शन है वो इस तरह से बनाए गए। और एक्चुअल में हम करते भी यही है कि हम जब कोई मॉडल तैयार करते हैं तो मॉडलिंग उसकी जो करते हैं वो ऐसे ही करते हैं। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम कह लो इसको, या जो भी आपने पढ़ा हो पिछले सब्जेक्ट्स के अंदर, इसको बहुत सारे तरीके से आपने इसे ग्राफ थ्योरी पढ़ी है, तो नोड्स एंड वर्टाइसेस कह दो या नोड्स एंड आर्क्स कह दो, जैसा आप समझना चाहें इसको वैसा समझिए। और ये है एक ऐसा ग्राफ जो कि आपको बताता ही नहीं, समझाता भी है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालना कैसे है। अब बेसियन नेटवर्क जो होता है, वो बेसियन नेटवर्क के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है कैजुअल कंपोनेंट्स और एक होते हैं एक्चुअल नंबर्स। यहाँ पे जितने भी नोड्स होते हैं बेसियन नेटवर्क के अंदर, वो सारे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े होते हैं। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मैं किसी एक नोड की बात करूं तो xi जो जुड़ा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कैसी होगी, कुछ इस तरह से होगी। ये इसका सिंपल सा लॉजिक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या डिटरमाइन करता है, ये इफेक्ट डिटरमाइन करता है कि इफेक्ट ऑफ द पेरेंट ऑन ईच नोड। मतलब xi जो है वो xi की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं अपन पेरेंट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे बेसियन नेटवर्क जो होता है, ये पूरा का पूरा जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे डिपेंडेंट रहता है। अगर आपको एक पूरा का पूरा बेसियन नेटवर्क फॉर्म करना है तो उसके लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। पहला होगा जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आप पढ़ के आए हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो आपको मालूम ही होगा कि क्या होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए, क्योंकि ये नया है तो ये समझा देता हूं मैं। जॉइंट प्रोबेबिलिटी को समझने का मतलब है वो ये कि आपके पास प्रॉब्लम है x1 x2 x3 अप टू xn। अगर इस तरह से आपकी प्रोबेबिलिटीज हैं, इस तरह के आपके वेरिएबल्स हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन जो भी आप निकालोगे ना, जो कॉम्बिनेशन आप निकालोगे दैट इज p
x1, x2, x3 अप टू xn, ये प्रोबेबिलिटी जो है, इस प्रोबेबिलिटी को, ये सारे एलिमेंट्स की जो ज्वाइंट में प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी, सबको जोड़ के एक दूसरे के साथ, सबके ऑल पॉसिबल वेज देखने के बाद जो प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, उस प्रोबेबिलिटी को कहते हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जब कैलकुलेशन करते हैं ना, तो कुछ इस तरह से करते हैं। मान लीजिए कि मुझे अगर निकालना है p x1 प्रोबेबल विथ x2, x3 एंड xn, अगर ऐसा कुछ है, साथ में क्या आएगा, वाली प्रोबेबिलिटी जो उसके साथ कंडीशन में जुड़ी हुई है, p x2, x3 अप टू xn, मतलब उसकी जो रिमेनिंग फैमिली है। अगर मैं इसी को आगे सॉल्व करूंगा फर्दर, तो मैं इसको ऐसे देखूंगा, p x1 और x2, x3 अप टू xn, और अब यहाँ पे जो ये फॉर्मूला लगा है, इसको मैं और आगे एलैबोरेट करूंगा, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा p x2, x3, x4 अप टू xn, और इसके साथ साथ क्या जुड़ता जाएगा, मतलब आगे जाके ये सीरीज जो है वो आगे बढ़ जाएगी। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, p xn माइनस 1 इज xn और p xn, ये फॉर्मूला होता है इसका। मैं इसको, अगर इसको थोड़ा सा और बेहतर स्टाइल में लिखने की कोशिश करूं, तो वो फॉर्मूला एक्चुअल में वही हो जाएगा जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये एक्चुअल में यही फॉर्मूला है, ये जनरलाइज करके लिखा हुआ है, बस फर्क इतना सा है। आप कोई भी प्रोबेबिलिटी को निकालने की कोशिश करो, तो अल्टीमेटली वही आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी कि आप पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी। मतलब एक बात तो यहाँ पे भी तय है कि पेरेंट्स का रोल जो है वो यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स से ही आपकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी, आपसे पेरेंट्स की प्रोबेबिलिटी कभी नहीं निकाली जाएगी। मतलब जो भी चाइल्ड होता है वो कब ऑकर हुआ होता है, पेरेंट्स की वजह से। मतलब पेरेंट्स की प्रोबेबिलिटी, मतलब ये कि अगर कोई रिच है, बहुत पैसों में है, तो उसके बच्चे ऑटोमेटिकली, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो भी रिच ही होंगे, है कि नहीं। मुकेश अंबानी है, उनके बच्चे गरीब थोड़ी होंगे। तो जाहिर सी बात है, जो प्रोबेबिलिटी पेरेंट की होगी वही प्रोबेबिलिटी, सब जानते हैं सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा क्रिकेटर है, देखो उसका लड़का भी क्रिकेट खेल रहा है, और खेलेगा ही, क्यों नहीं खेलेगा, उसके तो जीन्स में है, डीएनए में है। तो प्रोबेबिलिटी ये लगाई जा सकती है ना कि आपके पेरेंट नोट जो होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाती है। चलिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, और ये एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं एग्जांपल समझा देता हूं। एक बंदा है जिसका नाम है हैरी, उसका नाम है हैरी। हैरी ने अपने घर में एक अलार्म सिस्टम लगवाया, और वो अलार्म सिस्टम की खासियत ये थी कि वो अलार्म सिस्टम चोरी को डिटेक्ट करता था। चोरी को इंग्लिश में अगर बोले तो बर्गलरी बोलते हैं। बर्गलरी मतलब चोरी, ठीक है, चोरी को डिटेक्ट करता था। बहुत सी जगह लगते हैं आजकल, लोग घरों में भी लगा रहे हैं। और खासियत ये थी उस चोरी के जो डिटेक्शन वाले सिस्टम था, जो बर्गलरी सिस्टम था, उसकी खासियत ये थी कि वो अलार्म जनरेट करता था, अलार्म बजाता था। जैसे कोई चोर एंटर करेगा घर में, अलार्म बजाने लगेगा। और अलार्म बजाने के साथ साथ उसका एक काम और था कि अगर हल्का फुल्का अर्थक्वेक आता था ना, तो उसके भी अलार्म बजाता था। मतलब वो जो सिस्टम उसने घर पर जो लगाया था, नया नवेला इंस्टॉल करा था, उसकी खासियत ये थी कि चोरी भी डिटेक्ट करता था, साथ में अगर अर्थक्वेक आया तो उसको भी अलार्म जनरेट करता था। अच्छा, ये अलार्म जब जनरेट होता था, तो हैरी के दो पड़ोसी थे, नेबर्स थे। उनका नाम था डेविड एंड सूफिया। इन दोनों को ये अलार्म पहुंच जाता था। ये दोनों पड़ोसी है, तो जाहिर सी बात है सुन ही लेंगे कि भाई साइड वाले मकान में अलार्म बज रहा था, क्यों बज रहा है। लेकिन एक परेशानी क्या थी डेविड के साथ और सूफिया के साथ, कि सूफिया जो थी वो लाउड म्यूजिक सुनती थी, तो कोई भरोसा नहीं है कभी कॉल करे हैरी को या नहीं करे, मतलब बताने के लिए कि भाई तुम्हारे घर में अलार्म बज रहा है। साथ ही साथ डेविड के साथ भी ये प्रॉब्लम थी कि डेविड हमेशा अलार्म सुनता था तो बात मतलब बता दिया करता था, लेकिन डेविड कंफ्यूज हो जाता था कि अलार्म की जो घंटी थी वो और फोन कॉल की घंटी कुछ इस तरह से लगती थी, तो वो समझ नहीं पाता था कि करें कि नहीं करें। मतलब दोनों चाहे वो डेविड हो या सूफिया हो, ये दोनों इतने रिलायबल नहीं थे कि जब जब अलार्म बजेगा तब ये कॉल करेंगे, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है, बर्गलर अलार्म की। और प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं आपको, प्रॉब्लम क्या है कि आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि अलार्म जो है वो साउंड हो,
साउंड होने के बाद कोई साउंड जैसे हुआ तो कोई बर्गलर ने एंट्री नहीं करी, कोई अर्थक्वेक नहीं आया, पहली चीज ये आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद सूफिया और डेविड दोनों हैरी को कॉल करें, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी, बड़ा बड़ा टेढ़ा काम है। देखिए अर्थक्वेक अलार्म बज रहा है, अलार्म बजने के बाद अगर अर्थक्वेक भी नहीं आया और चोरी भी नहीं हुई, मतलब अलार्म सिस्टम में कोई गड़बड़ी हुई है, सीधी सी बात है। हमने अलार्म सिस्टम चोरी और अर्थक्वेक के लिए रखा था, लेकिन वो दोनों ही काम नहीं हुए और अलार्म बजने लगा। और ये दोनों अलार्म सुन के, ये दोनों जो हमेशा सोते रहते थे या नहीं करते थे हैरी का काम, ये दोनों ही फोन लगाते हैं उसको। अब ये जो बात है, इस बात की प्रोबेबिलिटी को आपको प्रूव करना है यूजिंग बेसियन लॉ या बेसियन रूल, और बेसियन नेटवर्क बना के हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब ये जो प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर जो हमें समझने वाली बात है वो क्या है? समझने वाली बात ये है कि सबसे पहले बर्गलरी और जो आपका अर्थक्वेक है वो होंगे, उनके होने के बाद ही अलार्म बजेगा। मतलब जाहिर सी बात है कि रूट नोट क्या होने चाहिए यहाँ पे, बर्गलरी, मतलब बिल्कुल आप बिल्कुल नए दिन की नई शुरुआत करिए और इस अलार्म का बजना है, आज ये 2 बजे बजने वाला है, तो ये 2 बजे क्यों बजने वाला है? क्योंकि 1:30 बजे एक चोर अंदर एंटर होगा, तो सबसे पहले तो चोरी होगी ना, तब तो अलार्म बजेगा। ये अर्थक्वेक आ गया तब तो अलार्म बजेगा। अगर ये दोनों ही नहीं इवेंट हो पाए तो अलार्म बजेगा ही नहीं, तो अलार्म का इवेंट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर अलार्म का इवेंट कैंसिल आउट हो गया तो अगला इवेंट जो था वो डेविड और सूफिया का जो कॉल करने का इवेंट था वो भी पोस्टपोन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपको एक बात तो तय है कि यहाँ पे बेसियन नेटवर्क के अंदर ये प्रॉब्लम के अंदर मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि बर्गलरी एंड अर्थक्वेक हमेशा पेरेंट नोड रहेंगे और उसका चाइल्ड कौन रहेगा? अलार्म। अब मान लीजिए अलार्म बजा तो 2 बातें हो जाएंगी, या तो डेविड या सूफिया में से कोई एक कॉल करेगा हैरी को, या हो सकता है दोनों भी कर दें क्योंकि दोनों के अलग अलग मकान है। हैरी के मकान के एक इस तरफ रहता है और एक दाएं हाथ एक बाएं हाथ पे रहता है, तो हो सकता है दोनों भी कॉल कर दें। और ये भी तो हो सकता है कि दोनों ना करें, और ये भी हो सकता है कि एक डेविड करे सूफिया ना करे, या सूफिया करे तो डेविड ना करे। ये सब कुछ सारी पॉसिबिलिटीज आपको सोचनी पड़ेंगी। अब ये नेटवर्क के अंदर जो भी आपको असम्पशन लेने हैं वो ये है कि इसमें भी कोई सी भी चीज डायरेक्टली परसीव नहीं हो रही, आपको हमेशा इनडायरेक्टली चीजें आ रही है। माइनर अर्थक्वेक हो रहा है या बर्गलरी हो रही है तो सारी चीजें जो है ना परसीव आपको एकदम से नहीं हो रही। अब यहाँ पे इस नेटवर्क के अंदर हम जब इसका नेटवर्क तैयार करेंगे, सबसे पहले हम नेटवर्क बना ही लेते हैं जिससे शायद प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको ज्यादा आसानी से मिल जाए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ इसको नेटवर्क को बना रहा हूँ, इसमें सबसे पहले पॉइंट लिखता हूँ अलार्म। अलार्म, क्योंकि नेटवर्क अगर आपके सामने होगा ना तो उसको क्वेश्चन को करना आसान होगा। बर्गलरी, अर्थक्वेक, ये दोनों जो हैं इनका होने की वजह से अलार्म बजेगा, और जब ये दोनों होंगे तब इनकी वजह से या तो डेविड कॉल्स या फिर सूफिया। ये मैंने डेक बनाया जो मुझे इस क्वेश्चन को पढ़ के लगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, मैं अगर इसको नाम दे दूं बी, इसको मैं अपनी समझ के लिए दे रहा हूं, इसको नाम दे दूं ई, इसको नाम दे दूं ए, अलार्म का ए, डेविड का डी और सूफिया का एस। अगर मैं इस तरह से चलूंगा तो शायद मैं इस आंसर तक पहुंच जाऊं। और अब मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि ये कर क्या रहा है। देखिए जो आपको ये मैंने नेटवर्क बना के दिखाया ना, ये नेटवर्क मेरी इस प्रॉब्लम की पूरी सूरत हाल बता देता है कि बर्गलरी या अर्थक्वेक होगा तो अलार्म बजेगा, अलार्म बजेगा तो सूफिया या डेविड में से कोई एक कॉल बनाएगा। अब यहाँ पे कोई भी चीज पहले से कन्फर्म करके नहीं दी है कि मतलब कंडीशन कुछ नहीं दी है, बस आपको एक सिचुएशन में पटक दिया और सिचुएशन के अंदर अब आपसे वो चीजें पूछने की कोशिश करेगा। लेकिन इसको करने से पहले आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। मतलब मैं आपको बताऊं क्या पता करना है आपको, ये जितने भी एरोज है ना ये एक्चुअल में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ये सारे कितने हैं? 4 सीपीटीज हैं, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और इसके लिए बनाएंगे हम सीपीटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल। मतलब यहाँ पे एक बर्गलरी की टेबल बनेगी, एक इस वाले की टेबल बनेगी, एक इसकी टेबल बनेगी और एक इसकी टेबल बनेगी। ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटीज है टोटल? 4। मतलब अलार्म बजेगा बर्गलरी से, ठीक है, अलार्म बजेगा अर्थक्वेक से, ठीक है, डेविड कॉल करेगा अलार्म से, वो भी ठीक है, सूफिया कॉल करेगी अलार्म से। तो ये 4 तरह की पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो 4 प्रोबेबिलिटी वैल्यूज के लिए जो नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, अगर मान लीजिए आपने
के बुलियन पेरेंट होते हैं तो 2 रेज़ टू द पावर k लेते हैं, तो इसके अंदर भी जितने केसेस बनेंगे अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और चीज है कि जितनी भी आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालोगे आप इन टेबल्स के अंदर, उनकी रोज एंट्री जब आप करोगे तो वो 1 आएगी। वो 1 इसलिए आएगी क्योंकि आपने जब सारी पॉसिबिलिटीज देख ली, भाई मेरा कहने का मतलब ये कि वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में आपने इंडिया की चांसेस कितने बनाए 70%, इंडिया की विन प्रोबेबिलिटी 70%, तो ऑटोमेटिकली ऑस्ट्रेलिया की विन प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 30%। जब दोनों को जोड़ोगे तो 1 ही तो आएगा। तो जब आप इसको एग्जॉस्ट करोगे और सारे पॉसिबिलिटीज देखोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू उसकी 1 आएगी। खैर, मैंने नामकरण उसका कर दिया है BEADS, ठीक है। और उसके बाद अब मैंने इसमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, मुझे निकालना है BPD, S, ABE, मुझे ये निकालना है, ठीक है, मुझे ये निकालना है, ठीक है ना। मैं इस डायग्राम को देख के इसका फार्मूला लिखने की कोशिश करूंगा, और मैं जो भी करने वाला हूं ये आप भी ऐसे करिएगा डायग्राम को देख के, तो बहुत आसानी से निकल आएगा। जरा मुझे बताइए कि पीडी का मतलब क्या होता है, पीडी का मतलब क्या होता है। इसका फार्मूला जो है पीडी डेविड कब कॉल करेगा, पहले अलार्म बजेगा, डॉट डॉट सूफिया कब कॉल करेगी, सूफिया कब कॉल करेगी, जब अलार्म बजेगा, लिख दिया। अलार्म कब बजेगा, अलार्म कब बजेगा, अलार्म कब बजेगा, अलार्म जब बजेगा जब या तो बर्गलरी हो या अर्थक्वेक आए, या तो बर्गलरी हो या अर्थक्वेक आए। और साथ में आपको 2 चीजें और जोड़नी पड़ेंगी, वो है आपका पी बर्गलरी एंड अर्थक्वेक और एक पीई। अब ये क्यों जोड़ा ये भी बताता हूं। वो जो सिस्टम लगा हुआ है ना, वो सिस्टम जो है वो बेसिकली क्या है, बर्गलरी के लिए था, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया कि समटाइम्स इट हैपेंस, कि कभी कभी भूकंप रोज तो आता नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि भूकंप जब आएगा, वो जो कभी कभी वाला भूकंप आएगा जो कि अलार्म सिस्टम को भी तेज नस कर जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी भी लिखनी है आपको। भाई यहाँ तो समझ में आ रहा है कि डेविड कॉल करेगा कब, अलार्म बजने के बाद, सूफिया कॉल करेगी अलार्म बजने के बाद। अलार्म कब बजेगा, जब इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाएगी। अब इन दोनों में से जो चीज पक्की है जो कि होनी है वो क्या है, बर्गलरी, ठीक है। नंबर ऑफ अर्थक्वेक जो होंगे उसके साथ, मतलब पहले नंबर ऑफ अर्थक्वेक होंगे, उसके बाद बर्गलरी दिखा है यहाँ पे, और एक तरफ लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अर्थक्वेक। एंड अगेन मैं फिर से बोलता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अर्थक्वेक तो ऑटोमेटिकली कम ही आएगी। खैर, अब इसकी जब मैं टेबल देखूंगा तो इसमें टेबल्स के अंदर मैं एक एक करके इसको डिस्कस करूंगा। वो ये कि मैं हर एक कंडीशन को ट्रू और हर एक कंडीशन को फॉल्स कर करके देखूंगा। जब मैं हर एक कंडीशन को ट्रू और हर एक कंडीशन को फॉल्स करके देखूंगा तो मुझे इसके अंदर की एंट्रीज जो है वो मिलना चालू हो जाएंगी। इसके अंदर की जितनी एंट्रीज होंगी वो टेबल्स की सारी एंट्रीज मुझे मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। खैर, मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं बी की, बर्गलरी। अगर बर्गलरी ट्रू होती है, अगर बर्गलरी ट्रू होती है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्गलरी, मतलब पीबी निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अगर पीबी ट्रू होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2%। देखिए, मैं 2% इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2% जो है, 2% आप जब शुरुआत जब करेंगे प्रॉब्लम की, तो प्रॉब्लम के अंदर आपको एक कंफ्यूज भरा स्टेटमेंट दिया था। मतलब यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी को मानना पड़ेगा कि पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको स्टार्ट करा गया था कि भाई 2 नेबर्स हैं और ऐसा है वैसा है, जो आपको कहानी इतनी लंबी सुनाई गई थी, उसके अंदर पीबी की वैल्यू जो है वो आपको 0.02 लेनी पड़ेगी। तो आपने प्रोबेबिलिटी क्या निकाली इसकी, 0.002। अब ये क्या है, आपका ऑब्जर्वेशन है। अब ये ऑब्जर्वेशन है। अब इसका मतलब अगर मान लो पीबी फॉल्स हो जाए तो पीबी ट्रू था तो ठीक है, लेकिन पीबी अगर फॉल्स हो जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई, इसका जस्ट अपोजिट 0.998 सॉरी 0.998 इसकी प्रोबेबिलिटी ये आई। इसका मतलब ये कि कोई बर्गलरी नहीं हो रही। वैसे अर्थक्वेक की प्रोबेबिलिटी अगर 1% लेके चले हम अगर, तो पीई कितना आएगा, पीई कितना आएगा 0.001। तो अर्थक्वेक नहीं होने की पॉसिबिलिटी क्या है, अर्थक्वेक नहीं होने की पॉसिबिलिटी मैंने अर्थक्वेक नहीं होने की पॉसिबिलिटी मैंने ले ली 0.999, ठीक है। और ये क्या है कि अर्थक्वेक नहीं होने की पॉसिबिलिटी और होने की पॉसिबिलिटी ना। अब मैं क्या करूंगा कि वी कैन प्रोवाइड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एज पर द बिलो टेबल। अब इसके हिसाब से मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाने की कोशिश करूंगा।
ये मैंने डेटा अज्यूम करा और उसके हिसाब से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाऊंगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अलार्म, अब अलार्म बजने की प्रोबेबिलिटी निकालना है मुझे। अलार्म बजने की प्रोबेबिलिटी में क्या है, अलार्म कब कब बजेगा, अलार्म जब बजेगा जब इन दोनों में से कोई भी कंडीशन है ट्रू होगी। ये बात सही है कि इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हुई तो मुझे ऑटोमेटिकली क्या करना पड़ेगा, फिर ये देखना पड़ेगा कि इनकी प्रोबेबिलिटी है क्या। मतलब बर्गलरी और अर्थक्वेक अगर दोनों ट्रू होंगे तो 100% अलार्म बजेगा, और 100% अलार्म बजेगा तो जो पी ए है वो निकल के आएगा। तो पी ए जब ट्रू होगा तो वो क्या होगा 94%, तो मैंने लिख दिया 0.94। उसके बाद मैंने अगर मान लीजिए ये फॉल्स हुआ तो ऑटोमेटिकली आप इसको फॉल्स वैल्यू क्या निकालोगे, इसकी फॉल्स वैल्यू क्या होगी 0.06। सिंपल सी बात है। ये तो कब की हुई बात, जब दोनों चीजें दोनों मतलब अर्थक्वेक भी आ गया और चोर भी आ गए साथ में। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं हुआ, ये क्या करा मैंने, ये आपको समझ में आ रहा है ये क्या करा, ये एक्चुअल में सारे पॉसिबल केसेस देखने की कोशिश कर रहा हूं मैं, इसको एग्जॉस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहाँ पे मान लीजिए बर्गलरी हुई सिर्फ, और बर्गलरी हुई इसका मतलब अलार्म बजने की अब प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी गिरनी चाहिए। यहाँ पे जैसे अब बर्गलरी हुई और अर्थक्वेक नहीं आया तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। ये 94 से उठ के हो जाएगी 95 और ये 6 से उठ के हो जाएगा आपका जो भी है अपना 4 हो जाएगा। अब मान लीजिए बर्गलरी जो है वो फॉल्स हो गई और अर्थक्वेक जो है वो ट्रू हो गया, तो उसके लिए हमने फिर डेटा को चेंज करेंगे और ऐसे करते करते हम अलार्म का सिस्टम निकाल लेंगे कि अलार्म के अंदर जितनी भी टेबल एंट्रीज है वो हम पता कर लेंगे। उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी टेबल बनाएंगे डेविड के कॉलिंग की। डेविड के कॉलिंग की टेबल कब, जबकि अलार्म बजता है या नहीं बजता। अब दो ही केसेस हैं अलार्म के साथ, तो इसमें तो क्या था 00011011, लेकिन इसमें तो क्या है 0 और 1। तो कुल मिलाकर डेविड के कॉल की या सूफिया के कॉल की दो ही प्रोबेबिलिटी टेबल बनेंगी, और उन दोनों प्रोबेबिलिटी टेबल के अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो टेबल बनेगी वो ऐसी बनेगी कि अगर अलार्म बजता है और डेविड कॉल करता है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, और नहीं करता तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। वैसे अगर अलार्म नहीं बजता और डेविड कॉल करता है उसकी भी देखनी पड़ेगी। तो ये चारों पांचों चीजें जो है, ये सारे चारों पांचों टेबल जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये चारों पांचों टेबल की एंट्रीज में सारे तरह के नोड्स कैलकुलेट कर लिए गए हैं, और उसके बाद वो सारे के सारे चीजें जो थी वो सीधे उठा के इस फॉर्मूले में डाली गई। ये जो फॉर्मूला था ये इस फॉर्मूले की जान था, और ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके उसके अंदर पुटअप करी गई, और पुटअप करने के बाद 0.00068045 ये आंसर आ रहा है। और इससे आपने क्या निकाल लिया, आपने पूरा बेसियन नेटवर्क क्या है किसी भी तरह की क्वेरी का जवाब दे सकता है। अब क्या होता है कि जब सिमेंटिक्स में बात करें, हम सिमेंटिक्स की जब बात करते हैं इसके बेसियन नेटवर्क की, तो ये बेसियन नेटवर्क जो है ना ये असल में दो तरीके से सिमेंटिक्स को समझाता है। और है क्या चक्कर कि पहली बात तो ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी बताता है, मतलब आप किसी भी नेटवर्क की जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो उसके लिए आपको बेसियन नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आप देखें मैंने ये डेटा लिया, ये आपको थोड़ा सस्पिशियल होगा, लेकिन करा मैंने काम यही है, जो ये 4 बॉक्सेस बनाए ना ये कैलकुलेट यही करे मैंने, ठीक है ना। आप कोई दूसरा न्यूमेरिकल उठाइएगा उसके अंदर आपको और भी डेटा मिलेगा तो उसके साथ आप काम करिएगा। मैंने रैंडम डेटा अज्यूम करा उसके बाद प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी। कुल मिला के बेसियन नेटवर्क का जो फायदा है वो ये है कि इसका सिमेंटिक्स निकाल के देता है, प्लस वो इनकोडिंग करके देता है पूरे सिस्टम की कि आपका सिस्टम बना कैसे है, आपने इन्फ्रेंसिंग करी कैसे है, और आपके पूरे सिस्टम को डिजाइन करने के में काम में भी आता है। रोबोट ने एक कदम आगे बढ़ाया, दूसरा कदम लेफ्ट साइड पे ले लिया या राइट साइड पे ले लिया, वो डिसीजन ऐसा नहीं होता कि रैंडम हो जाए, वो हाईली कैलकुलेशन होता है उसमें। भाई जाहिर सी बात है तो महंगा रोबोट होगा तो उसके अंदर कैलकुलेशन प्रोसेसर भी अच्छा लगा होगा जो कि बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेट करे, तो फटाफट वो बेस थ्योरम लगा के और फटाफट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है। और अगर आप कोई गड्ढा देखेगा ना तो वो आगे पैर बढ़ा के पीछे हटा लेगा, वो गिरेगा नहीं उसके अंदर। आप गिर जाओगे एक बार, वो नहीं गिरेगा। सर आप भी नहीं गिरोगे क्योंकि आप लोग का ह्यूमन ब्रेन उससे भी तेज प्रोसेस करता है। बहुत ही रेयर आउट ऑफ रेयर होता है कि आपका कैलकुलेशन बिगड़ गया, रिफ्लेक्सेस स्लो पड़ गए और आपकी बेस थ्योरम दिमाग नहीं लगा पाए और आप किसी गड्ढे में कूद गए गाड़ी लेके। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आप लोग जरा सा भी पैदल चलते हो, हल्के फुल्के कंकड़ पत्थर क्या क्या एनालाइज करते हो आप। सोचिए सब पे बेस थ्योरम लगाते हो प्रोबेबिलिटी कि अगर जा रहा हूँ मैं पत्थर आया तो पत्थर से मुझे टकराना नहीं है, हल्का सा साइड होकर निकल जाना है, तो आपका दिमाग उसमें भी काम करता है। तो पूरी इंडिपेंडेंसीज और डिपेंडेंसीज को कंबाइन करके आपका एक्सपीरियंस ब्रेन चलना फिरना दौड़ना और जो भी आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हो उनके अंदर परफॉर्मेंस देता है। आप देखेंगे जो रिले रेस होती है, रिले रेस के अंदर जो रनर भागता है वो अपना जो रिले का जो वो होता है उनका सर्टिफिकेट टाइप का कुछ होता है वो देते हैं और दूसरा वाला भागना चालू कर देता है।
कभी गौर से देखिएगा उस रेस को, पहला वाला बंदा दूसरे वाले बंदे से मिला भी नहीं होता, दूसरा वाला बंदा पहले से रोलिंग बनाना चालू कर देता है, पहले से दौड़ना चालू कर देता है, ताकि ऐसा ना हो कि हाथ में ले फिर वो उनसे सलाम दो करके फिर आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं के वहीं वो रनिंग में ही उसी फ्लो के अंदर लेके भागना चालू करते हैं ताकि रेस जीत जाए। तो आप सोचिए रिफ्लेक्सेस जो आपने जितने भी स्पोर्ट्समैन के देखे वो कितना एनालिसिस करके कितनी अच्छी प्रोबेबिलिटी लगाते होंगे कि बॉल जो है वो मिडिल ऑफ द बैट ही टकराए और बॉल जो है वो हमेशा इसके बाउंड्री के पार ही जाए। सोचिए कि ह्यूमन ब्रेन कैसा बेसियन लॉ अप्लाई करता होगा और कैसे स्टैटिस्टिकल डेटा को कन्वर्ट करके रूल्स के अंदर लगाता होगा और प्रोबेबिलिटी लगाता होगा कि यार ये बॉल जो है शॉर्ट बॉल है, इसको छोड़ देता हूँ मैं, नहीं तो आउट हो जाऊंगा, या बहुत यॉर्कर डिलीवरी तो इसको किसी तरह मैं रोक लेता हूँ। सोचिए ये प्लेयर्स का जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, तो ये छोटे मोटे अर्थक्वेक और बर्गलरी से क्या होगा, ये तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो निकालना बाएं हाथ का खेल है आपके लिए। ये था बेस थ्योरम और यही था प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग, जिसके अंदर आप हर तरह से प्रोबेबिलिटी को इस्तेमाल करके किसी एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचते हो, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही नायाब हिस्सा है। थैंक यू सो मच।